उत्तराखंड में खेल स्टेडियम के नाम बदलने पर राजनीति तेज, विरोध में कांग्रेस करेगी आंदोलन। कांग्रेस राज्यपाल से मुलाकात कर जताएगी विरोध। देश में कोविड के मामलों ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। देश में 277 तो उत्तराखंड में 2 मामले आए सामने। स्वास्थ्य महानिदेशक ने दिए ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग के आदेश। रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि में भारी बारिश से गाड़ियों को भारी नुकसान। उफान पर आया स्थानीय गदेरा, चपेट में आए कई 2 पहिया वाहन। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, खेल स्टेडियम के नाम बदलने पर राजनीति तेज, विरोध में कांग्रेस करेगी आंदोलन। सरकार को कांग्रेस नेताओं के नाम से परेशानी क्यों है, ये धस्माना की ओर से बड़ा बयान भी जारी किया गया है। राज्य सरकार ने बदले हैं 4 स्टेडियम के नाम। स्टेडियमों का नाम पूर्व की भांति रखने की गई है मांग। कांग्रेस राज्यपाल से मुलाकात कर जताएगी विरोध। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार ने जो नाम बदले हैं उसका विरोध कांग्रेस जताते हुए नजर आएगी। तो स्टेडियम के जो नाम है वो पूर्व की भांति रखने की मांग भी की गई है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किन किन स्टेडियमों का नाम बदला गया और अब किस तरह से कांग्रेस इसको लेकर विरोध भी जता रही है? बीते दिनों राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 4 स्टेडियम, जिसमें कि देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी स्थित जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, वंदना कटारिया स्टेडियम है और मनोज सरकार स्टेडियम, इनके नाम बदल दिए गए हैं, जिस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरीके से स्टेडियम के नाम बदल रही है। अगर हम बात करें तो देहरादून में जो स्टेडियम है राजीव गांधी, उसको रजत जयंती खेल परिषद के नाम से जाना जाएगा। हल्द्वानी से जो स्टेडियम है इंदिरा गांधी, उसको मानस खंड। इसी तरीके से रुद्रपुर में जो स्टेडियम है मनोज सरकार, उसको शिवालिक के नाम से, और वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम जो हरिद्वार में है, उसको जो है योग स्थली नाम से जाना जाएगा। तो कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है। कांग्रेस साफ तौर पर कहना है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह से काम कर रही है, जबकि सरकार का ध्यान जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर होना चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर ना होकर सिर्फ नाम परिवर्तन तक रह गया है। तो कांग्रेस अब इसको लेकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। वो राज्यपाल से मुलाकात करेगी, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और मांग करेगी कि राज्य सरकार अपने नाम को, इन जो नाम बदले गए इनको वापस ले। साथ ही साथ वो प्रदर्शन करेगी। जो भी स्टेडियम है, इनके स्टेडियम के बाहर कांग्रेस के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के जो नेता हैं, ये सभी लोग आने वाले समय में स्टेडियमों के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी सरकार से मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि जो स्टेडियम के जो पूर्व के नाम हैं, उन्हीं के नाम उनको यथावत रखा जाए। जी विशाल। अमित, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है सभी स्टेडियमों के नाम बदलने की? क्या कुछ इसके पीछे की वजह भी मानी जा रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो कांग्रेस जहां इसको पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राजनीति का आरोप लगा रही बीजेपी पर, तो वही बीजेपी को ये कहना है कि ये स्टेडियम का नाम इसलिए बदले गए हैं ताकि जो उत्तराखंड की संस्कृति, जैसे हम बात करें तो उत्तराखंड को मानस खंड, केदार खंड के नाम से जाना जाता है। ये योग स्थली है, ये पर्यटन प्रदेश है, और इसी कारण से जो नाम बदले गए हैं। अगर हम बात करें जो हल्द्वानी में स्टेडियम है, उसको मानस खंड नाम से जाना जाएगा। तो अगर हम बात करें तो शिवालिक के नाम से, अगर हम बात करें रुद्रपुर में ये जाना जाएगा स्टेडियम। तो बीजेपी कह रही है कि इसमें कहीं पूर्वाग्रह की राजनीति ना होकर, बल्कि ये है कि उत्तराखंड में जो मानस खंड, शिवालिक या योग स्थली है, चूंकि योग की नगरी ऋषिकेश को माना जाता है, तो उसी से लगा हुआ हरिद्वार जनपद है जहाँ पे स्टेडियम है, ऐसे में उसका नाम योग स्थली किया गया है। तो बीजेपी इस तरीके से अपना तर्क देती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना तय है कि इन स्टेडियमों के जो नाम बदले गए हैं, इस पर आने वाले समय में राजनीति निश्चित तौर पर तेज होती हुई नजर आएगी। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर चूंकि कटाक्ष कर रही हैं, एक दूसरे पर पलटवार कर रही हैं, तो इस पर राजनीति अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और नैनीताल से बड़ी खबर, खिलाड़ियों की उपेक्षा पर हाईकोर्ट सख्त। हल्द्वानी देहरादून स्टेडियम को 24 घंटों में खोलने के दिया आदेश। स्टेडियम में खिलाड़ी आज से कर पाएंगे अभ्यास। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे स्टेडियम। अभ्यास के लिए निजी स्टेडियम में जाना पड़ रहा था। पहाड़ी
क्षेत्रों में भी बनाए जाएं स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये कोर्ट की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब खिलाड़ियों के लिए खोले जाएंगे स्टेडियम, और स्टेडियम में खिलाड़ी आज से अभ्यास भी कर पाएंगे। तो ये भी बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे स्टेडियम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभ्यास के लिए निजी स्टेडियम में अभी तक जाना पड़ता था खिलाड़ियों को, अब नहीं जाना होगा। स्टेडियम खोले जाएंगे और पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएं, इसके लिए निर्देश भी कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। तो नैनीताल से बड़ी खबर है, खिलाड़ियों की उपेक्षा पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हल्द्वानी देहरादून स्टेडियम को 24 घंटे में खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। तो कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जहां पर स्टेडियम में खिलाड़ी आज से अभ्यास भी कर पाएंगे और 24 घंटे के अंदर इन स्टेडियमों को खोलने के आदेश भी दिए गए हैं। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे स्टेडियम, ये भी कहा गया है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाएं स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोर्ट की ओर से भी आदेश जारी किए गए हैं। और संवाददाता अमित रतूड़ी एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं? देखिए विशाल, आपको बताएं कि अगर हम आपको बताएं कि कुछ दिनों साल पूर्व जिस तरीके से हम बात करें तो जो स्टेडियम है देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम हो और हल्द्वानी स्थित जो गोलापार में है इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये यहाँ पर जो है जो स्थानीय जो लोग होते थे या जो हम कहें खिलाड़ी होते थे, इनके अभ्यास करने के लिए इनको ये समय नहीं मिल पाता था, यहाँ पर अभ्यास नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसका कारण ये बताया जाता था कि स्टेडियम में काम चल रहा है या जो अन्य चीजें होती थी। इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, जिस पर कल सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया है कि यही जो दोनों स्टेडियम हैं ये तत्काल प्रभाव से इसको खोल दिया जाए और सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे तक इसको खोलने के निर्देश हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें कि जो भी खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अपना अभ्यास कर सकेंगे। अपना अभ्यास के लिए, क्योंकि इनको पूर्व में जब ये स्टेडियम बंद होते थे इनको अभ्यास के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं थी, तो पहले ये जो खिलाड़ी होते थे तमाम ये प्राइवेट जगहों पर या निजी संस्थानों में या निजी स्टेडियमों में ये लोग जाते थे, लेकिन अब इनको यहाँ ये स्टेडियम में इनको सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं के साथ साथ इनको यहाँ पर खेलने की अनुमति दी जाएगी और इसको लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई थी, जिस पर उन्होंने सरकार को ये आदेश दिया है कि और ये स्टेडियम आज का समय दिया गया था, जिस पर आज से ये स्टेडियम सभी खिलाड़ियों के लिए जो भी यहाँ पर अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए विधिवत रूप से खोल दिए जाएंगे। विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीते दिन कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 27 पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए लोहाघाट में शुक्रवार को महिला मोर्चा के द्वारा ब्लॉक प्रमुख प्रशासक बाराकोट विनीता फर्तियाल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च मीना बाजार चौराहे से होते हुए गांधी चौक तक पहुंचा। गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कैंडल रख सभी ने मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से मसूरी के कई संस्थानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की गई और लोगों को स्वस्थ भोजन खाने की सलाह दी गई। वहीं होटल रेस्टोरेंट स्वामियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार के बासी पनीर, मावा दूध और अन्य पदार्थों को उपभोक्ताओं को ना परोसें। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर वरिष्ठ खाद्य अधिकारी विपिन तिवारी ने बताया है कि सरकार द्वारा चारधाम के लिए मोबाइल वैन लगाई गई है और इससे जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। ऐसे में कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं वीरेंद्र रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और बेटियों के शोषण से लेकर हत्या तक के मामलों में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आने लगे हैं। इसके अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष विमला पांडे ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वंदना कटारिया के नाम का स्टेडियम बदला गया तो कांग्रेस बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कांग्रेस ने साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी छेड़ा जाएगा।
जिस तरह से मोदी सरकार बेटियों का बेटियों का जिस तरह से ये बेइज्जती कर रही है, आज एक दलित बेटी हमारी उत्तराखंड का नाम रोशन किया, जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला हो, जिस बेटी को, उस बेटी के नाम एक स्टेडियम वंदना कटारिया रखा गया था, उसके नाम को बदलने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन कांग्रेस एकजुट खड़ी हुई है, सड़क पे खड़ी हुई है। वंदना कटारिया का नाम जिस दिन बदल गया, उस दिन बीजेपी के ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमारी पूरी महिला शक्ति, पूरी हमारी कांग्रेस 2 दिन से धरने पे बैठी हुई है। जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया कि हम लोग यहाँ के बाद फिर वहीं जा रहे हैं। बीजेपी सरकार आते ही महिलाओं का उत्पीड़न ऐसा हो गया है कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं। मोदी जी जब मंच पे खड़े होते हैं तो महिला बताते हैं कि हम तो बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा दे रहे हैं, पर महिलाएं सुरक्षित नहीं, ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। महंगाई चरम सीमा पे है। आज बहनें रो रही हैं कि हम अपनी रसोई में जब घुसते हैं तो उनके आंसू निकलते हैं कि हम किस तरह से अपने खाना बनाएं, नौकरी है नहीं। तो मोदी सरकार जब से आई हुई है, और यहाँ धामी सरकार, जैसे हमारे भाई ने बताया कि धामी सरकार और मोदी सरकार केवल बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का काम कर रही है, उनसे पैसा की उगाही कर रही है, खनन माफियाओं से उगाही कर रही है, इनका यही काम। धामी जी जो है वो सिर्फ खनन में लगे हुए हैं। उनका ध्यान सिर्फ जहां से माल आ रहा है उस तरफ उनका ध्यान काम करने की ओर नहीं है। सिर्फ वो जो है हमारे कांग्रेस के द्वारा बनाए गए स्टेडियम के नाम बदलने पर लगे हुए हैं। अब वंदना कटारिया स्टेडियम यहाँ पर है, उसका नाम बदलने की कुचेष्टा इनके द्वारा की जा रही है। इसका कांग्रेस जो है पुरजोर तरीके से विरोध करती है। वंदना कटारिया एक हॉकी के प्लेयर है और उन्होंने देश और विदेश में जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करने का काम किया। वो हमारी दलित बिटिया है। उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को एक पहचान देने का काम किया है। और ये लोग अगर उनको नाम किसी और नाम से कोई और स्टेडियम बनाए, कौन रोक रहा है? आज उनकी डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोई और स्टेडियम बनाए, नया स्टेडियम बनाए, उसका नाम रखे, कौन मना कर रहा है? कांग्रेस आज प्रेस की है। अब हमारे जो है कई लोग कल से धरने पर बैठे हुए हैं वहां पर, और अभी हम सब एक कांग्रेस जन जो है महिला शक्ति हमारे राजवीर सिंह जी है, यहाँ रामवीर जी है, तमाम लोग जो है हम लोग जो है वहां पर धरने पर जाएंगे। और जो है जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लोग धरना देंगे वहां पर। और इस बात को हम देश में कोविड के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पूरे देश में जहां 277 मामले मिले हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि ये दोनों मामले माइग्रेट हैं। एक गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंचे थे, जबकि दूसरे पश्चिम बंगाल से आए थे। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया है कि सभी सीएमओ को निर्देश किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कर जाँच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुने ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटिल अवस्था में है, कोई ऐसे उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। रुद्रप्रयाग में कल रात भारी बारिश के कारण अगस्त्यमुनि में गाड़ियों का भारी नुकसान हुआ है। अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के विजयनगर इलाके में शुक्रवार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते स्थानीय गदेरा उफान पर आ गया और किनारे पार की गई कई दोपहिया वाहन इसकी चपेट में भी आ गए।
उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों हरीश रावत के बयान पर खूब चर्चाएं हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अगला चुनाव न लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव बहुत लड़ लिए, अब मैं चुनाव का समय नहीं बल्कि समन्वय करूंगा और नए लोगों के लिए प्रचार भी करूंगा। यानी कि कहा जा सकता है कि हरीश रावत 2027 के चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर नहीं, वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उधर भाजपा ने हरीश रावत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा है कि उनके फैसले का स्वागत है, क्योंकि कांग्रेस उन्हें गंभीरता से लेती भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा ने तो उन्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में हरीश रावत कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत का चुनाव न लड़ने के ऐलान पर सियासी बाजार में चर्चाएं तो होनी ही है। हालांकि ये भी सच है कि हरीश रावत पहले भी चुनाव न लड़ने की इच्छा कई बार जता चुके हैं। खैर, चलिए पहले आपको हरीश रावत का चुनाव न लड़ने वाला बयान और उस पर भाजपा की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अब बहुत लड़ी है, अब नई पीढ़ी को, नए लोगों को तैयार करेंगे। आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम जो है चुनाव का समन्वय करेंगे, चुनाव में प्रचार करेंगे, जो कैंपेन है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ। आज अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूँ हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको अब संन्यास लेना चाहिए। हरीश रावत के 2027 में चुनाव न लड़ने पर बयानों का दौर जारी है, लेकिन यहाँ हरीश रावत के राजनीतिक करियर पर भी एक नजर डालने की जरूरत है। दरअसल हरीश रावत ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में कई चुनाव लड़े, जिनमें उन्हें कई में सफलता मिली, लेकिन सीएम बनने के बाद लगातार हार का सामना करना पड़ा। 1980 में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से हरीश रावत ने पहला चुनाव जीता। उसके बाद 1984 अल्मोड़ा लोकसभा और फिर 1989 में अल्मोड़ा लोकसभा जीते। 2009 में हरिद्वार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 2014 में हरीश रावत उत्तराखंड के सीएम बने, लेकिन इसके बाद 2017 चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा और हार मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में नैनीताल से हार हुई और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव लालकुआं से हार मिली। इतना ही नहीं, 2024 में भले ही हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाया। वीरेंद्र बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत से हार गए। इसे हरीश रावत की अप्रत्यक्ष हार माना जा सकता है। और अब एक बार फिर हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव में प्रचारक की भूमिका में रहने की बात की है, लेकिन यह भी सच है कि सीएम बनने के बाद हरदा को लगातार हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर हरीश रावत का राजनीतिक सफर जीत, हार, विवाद और समर्पण की कहानी है। सवाल यह भी है कि क्या उनका यह राजनीति का अंतिम अध्याय है या एक नई कहानी की शुरुआत, ये समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।